नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। इस बार यमुना किनारे नहीं हो पाएगी छठ पूजा, दिल्ली सरकार करेगी व्यवस्था। दिल्ली में सर्दी का सामना करने के लिए हो जाए तैयार। 22 अक्टूबर से और गिरेगा पारा, हवा भी रहेगी खराब। दिल्ली में दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई, 2000 किलोग्राम से ज्यादा पटाखे जब्त, 6 गिरफ्तार। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी के अभियान में शामिल हुए बच्चे और महिलाएं, निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली की हवा लगातार तीसरे दिन भी खराब, अगले 6 दिनों तक नहीं मिलेगा निजात। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के आदेश पर इस बार दिल्ली में छठ का पर्व यमुना तट पर नहीं मनाया जा सकेगा। इसकी जगह वित्तीय दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए कृत्रिम तालाबों में सूर्य को अर्घ्य दे सकेंगे। और दिल्ली राजस्व विभाग की मंगलवार को हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया है। बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इलाके में कृत्रिम तालाब तैयार करें और इन तालाबों के आसपास नागरिक सुविधाओं का विकास करने को भी कहा गया है। यह भी कहा गया है कि छठ व्रतियों को पूजा पाठ में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि एनजीटी यमुना नदी में किसी तरह की पूजन सामग्री डालने पर रोक लगा रखी है और इसी कड़ी में गणेश उत्सव पर और दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों का विसर्जन नदियों में नहीं किया गया था। और बता दें, इसकी जगह तालाबों में उपयुक्त इंतजाम किए गए हैं। छठ पूजा के दौरान भी यही दिशा निर्देश लागू रहेगा। ब्रिटिश सरकार की तरफ से बनाए गए घाटों पर ही पूजा करने और जुड़ी सामग्री प्रभावित कर सकेंगे और इनके निपटान की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की होगी। और इस संबंध में दिल्ली सरकार ने सभी छठ पूजा समितियों को आयोजन की अनुमति के लिए संबंधित डीएम को अंडरटेकिंग देनी होगी और पूजा सामग्री तालाबों में विसर्जित होगी। और बता दें, अगर किसी ने भी एनजीटी के आदेशों को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस साल छठ पूजा 30 और 31 अक्टूबर को की जाएगी। इसके लिए दिल्ली के सभी 11 जिलों में जिलाधिकारियों को छठ पूजा उत्सव का आयोजन करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं छठ पूजा घाटों पर साफ सफाई के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एसडीएम की होगी। दिल्ली एनसीआर में धीरे धीरे मौसम में बदलाव लगातार जारी है। सुबह और शाम में हल्की सर्दी दस्तक देने लगी है तो वहीं दिन में मौसम साफ रह रहा है और धूप भी निकल रही है। इसी बीच पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से कम दर्ज हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग वैद्यशाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 कम 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 कम 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा रिच में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री, लोधी रोड में 17.4 डिग्री, आयानगर में 16.8 डिग्री और गुरुग्राम में 18 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मंगलवार को भी आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप निकली। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और धूप के दर्शन होंगे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 अक्टूबर यानी कि दीपावली तक मौसम का मिजाज इसी तरह का रहेगा और इस दौरान नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। 22 अक्टूबर तक न्यूनतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि नवंबर के पहले हफ्ते में गर्म कपड़े पहनने और कंबल ओढ़ने की जरूरत महसूस होने लगेगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार चौथे दिन खराब श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली के आईटीओ में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 231 दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ नोएडा में खराब श्रेणी में 276 और गुरुग्राम में भी खराब श्रेणी में 210 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा और 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत ज्यादा खराब और 400 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है।
दीपावली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस ने 4 अलग अलग अभियानों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2000 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक द्वारका, उत्तर पूर्व और दक्षिण जिलों की पुलिस टीमों द्वारा कुल मिलाकर 3 अभियान चलाए गए। इसके अलावा एक अन्य अभियान स्वव्यापक दस्ते द्वारा संचालित किया गया था। दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने कहा कि मदनगर के केंद्रीय बाजार में सोमवार को शाम करीब 4:30 बजे गश्त के दौरान पुलिस ने संजय कुमार के पास से प्लास्टिक की थैलियों के भीतर पटाखे मिलने के बाद गिरफ्तार किया। बाद में मदनगर इलाके में उसकी दुकान से कुल 1193 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि अंबेडकर नगर के मदनगीर निवासी संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पटाखे जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि दक्षिण जिले के मादक पदार्थ दस्ते ने मदनगीर के सेंट्रल मार्केट में एक दुकान पर छापेमारी की और अगर सागर को गिरफ्तार किया है जो पटाखा बेचता हुआ पाया गया है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने सागर के कब्जे से 283 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। एक अन्य अभियान में पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर वेलकम क्षेत्र में जाल बिछाया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सेन ने बताया है कि रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने एक टेम्पो को रोका और जांच के दौरान उन्हें 13 कार्टून में मिले, जिनमें से कुल 611 किलोग्राम पटाखे थे। और बता दें, उन्होंने बताया है कि बुराड़ी निवासी आरोपी चालक कपिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक कपिल ने खुलासा किया है कि वो पार्सल सेवाओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों में पटाखे खरीदते थे और अगले दिन एनसीआर में कई दुकानों को वितरित करते थे। नोबेल शांति पुरस्कार में सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली के 109 स्थानों पर बाल विवाह के खिलाफ महिलाओं और बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला और दिए जलाए। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बसंत विहार, कुसुमपुर पहाड़ी, चाणक्यपुरी के संजय कैंप स्थित स्लम बस्ती समेत 109 स्थानों पर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान महिला और बच्चों ने कैंडल मार्च निकालकर और दिए जलाकर बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। वहीं बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए भी बाल विवाह के दुष्प्राणियों के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही लोगों को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई। देशव्यापी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 26 राज्यों में 500 जिलों के 10,000 गांवों में 70,547 महिला और बच्चों के नेतृत्व में दीप प्रज्वलन मार्च का आयोजन किया गया। देश भर में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभियान में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने 4 बच्चों को ट्रैफिकर्स के चंगुल से बचाने वाले ऑटो चालक ब्रह्मदत्त को सम्मानित भी किया। बता दें, ट्रैफिकर उसके ऑटो में 4 बच्चों को ले जा रहे थे और इसके भनक लगते ही ब्रह्मदत्त ऑटो को पुलिस थाने में ले गया और इसी तरह 4 बच्चे बच गए। वहीं पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसके लिए केसीएफ ने ब्रह्मदत्त को ऑटो की कीमत का चेक देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की सीईओ और पूर्व आईएएस रश्मि शेखरी सिब्बल, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह, हरियाणा के पूर्व गृह सचिव समीर माथुर और प्रयास संस्थान के संस्थापक अमोद कंठ और बाल विकास धारा के संस्थापक देवेंद्र बराल समेत कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें दिल्ली में लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और अगले 6 दिन में कोई सुधार आने की संभावना नहीं जताई जा रही है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों ने जानकारी दी है और दिल्ली का 24 घंटे का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 241 पर दर्ज किया गया था। गाजियाबाद में ये 254, फरीदाबाद में 258, ग्रेटर नोएडा में 216, गुरुग्राम में 258, नोएडा में 242 दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण आनंद विहार में गंभीर श्रेणी और शादीपुर और वजीरपुर में बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा और 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से और 400 के बीच बहुत ही ज्यादा खराब
और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। भारतीय उद्देशीय मौसम विज्ञान संस्था की तीव्रता चेतावनी प्रणाली ने बताया कि वायु गुणवत्ता अगले 6 दिन में खराब और बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का आंकड़ा बताता है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को राजधानी में पराली जलाने से रोकने के लिए कृषि क्षेत्रों में पूसा बायोडिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव शुरू कर दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया पूसा बायोडिकम्पोजर एक सूक्ष्म जैविक घोल है। ये धान की पराली को 15 से 20 दिनों में खाद में बदल देता है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में बारिश के कारण घोल के छिड़काव में देरी हुई है। इस साल राजधानी में 5000 एकड़ बासमती और गैर बासमती खेतों में घोल का छिड़काव किया जाएगा। पूसा बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल पिछले साल दिल्ली में 844 किसानों की 4300 एकड़ जमीन पर किया गया था। वहीं 2200 में 1935 एकड़ जमीन पर 310 किसानों ने इसका इस्तेमाल किया था। दिल्ली सरकार ने जैव अपघटक की प्रभावशाला के बारे में जागरूकता पैदा करने और अपने खेतों में समाधान का उपयोग करने के लिए इच्छुक किसानों को पंजीकृत करने के लिए 21 टीमों का गठन किया था। अधिकारियों के मुताबिक बायोडिकम्पोजर के छिड़काव में महज 30 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है। वहीं 2021 में दिल्ली में माइक्रोबियल समाधान के प्रभाव का पता लगाने के लिए किए गए एक तीसरे पक्ष के ऑडिट से पता चलता है कि ये 95% प्रभावी है। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र से पड़ोसी राज्य में इसे मुफ्त में वितरित करने का अनुरोध किया था। दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अगस्त में ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने के संबंध में बैठक हुई है और इस बैठक में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC को ध्वनि प्रदूषण डेटा को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कहा गया है। अगस्त में हुई बैठक में हर सप्ताह के दूसरे दिन में नो हॉर्निंग डे घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस बैठक में कहा गया है कि DPCC ध्वनि निगरानी डेटा को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर सकता है। ये फील्ड स्टाफ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर एक मसौदा तैयार कर सकता है। इसके साथ ही ये दिल्ली में मौजूदा ध्वनि प्रदूषण की निगरानी नेटवर्क में मजबूत करने की संभावना तलाश सकता है। वहीं मुख्य सचिव ने दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देश दिया और फरवरी और मार्च की तरह ही हॉर्न बजाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए। इस दौरान परिवहन विभाग के सीनियर अधिकारी ने कहा कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और ऑटो रिक्शा द्वारा अवैध पार्किंग के कारण भीड़ भाड़ होती है। इस दौरान हॉर्न बजाया जाता है। इस दौरान मुख्य सचिव ने यातायात के सुचारू रूप से चलने के लिए फुटपाथों और ड्राइवरों के साथ साथ पक्की सड़कों पर अवैध पार्किंग को हटाने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज और चलाने के संशोधन निकास के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाने के लिए कहा गया।
दिल्ली में हॉर्न वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर जून में ग्रीन कोर्ट में सौंपी गई थी। और बता दें, रिपोर्ट में पैनल ने कहा था कि लगातार ट्रैफिक शोर, हॉर्निंग और प्रवेश हॉर्न और संशोधित साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण में एक प्रमुख कारण बनता है। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर एम्पलीफायरों और लाउड स्पीकरों के कारण ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी पैनल ने सुझाव दिया था। दिल्ली में स्थानीय और नागरिक निकाय एमसीडी और एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड को ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है और वो इस तरह के मामलों में नामित अधिकारियों का उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में अगले 2 महीने में 100 इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। सोमवार को दिल्ली में 11 चार्जिंग स्टेशनों पर उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों पर बैटरी बदलने की भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि पहले बैटरी स्विपिंग पॉइंट और चार्जिंग स्टेशन अलग थे, लेकिन अब इन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि इन 11 चार्जिंग स्टेशनों में 73 चार्जिंग पॉइंट है। आने वाले 2 महीने में दिल्ली को 100 से और ज्यादा चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से अधिकांश चार्जिंग स्टेशन मेट्रो स्टेशनों पर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लोग अपने वाहनों को चार्जिंग स्टेशनों पर छोड़ सकें और जब वो अपने काम से वापस लौटे तो उनका वाहन की फुल चार्ज बैटरी के साथ वो घर लौट सकें। सीएम ने कहा ये चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाए जा रहे हैं और नए चार्जिंग स्टेशनों के लिए सरकार ने 100 भूखंडों की पहचान की है। केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि आज दिल्ली में 11 ई चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। ये एक अद्भुत मॉडल पर आधारित है। ये चार्जिंग करने पर वाहन चालक बेहद सस्ता होगा और आज दिल्ली ने दुनिया को सबसे किफायती मॉडल दिया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि स्टेशनों पर 2 व्हीलर चार्जिंग का खर्चा 7 पैसे किलोमीटर और 3 व्हीलर 8 पैसे प्रति किलोमीटर और कार का खर्चा 33 पैसे प्रति किलोमीटर आएगा, जो कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से काफी किफायती होगा। बता दें कि अगस्त 2020 में दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य है 2024 तक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास लावारिस सूटकेस में सोमवार को एक अज्ञात महिला का निर्वस्त्र शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम दीपक सहारन ने बताया है कि मामला में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक ऑटो रिक्शा चालक ने शाम करीब 4 बजे पुलिस को सूचना दी। इफ्को चौक के पास सड़क किनारे झाड़ियों में एक संदिग्ध सूटकेस पड़ा मिली सूचना के मुताबिक पुलिस ने इफ्को चौक से सुखराली गांव की ओर मुड़ते हुए सूटकेस के शव बरामद किया है। डीसीपी ने कहा कि मृतक महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव यहां फेंक दिया गया है। सेक्टर 18 पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। शव मिलने की जगह से कुछ मीटर आगे ही एक पूर्व विधायक का पेट्रोल पंप भी है और पुलिस अब इस पंप की सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है ताकि ये पता चल सके कि किसने और किस वाहन में आए आरोपी ने ये शव यहां पर फेंक के गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला का शव निर्वस्त्र हालत में ठूस कर सूटकेस में भरा हुआ था। साथ ही महिला हाथ पैर भी तोड़े गए हैं और चेहरा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। शव पर 15 से अधिक जगहों पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस महिला की पहचान करने की कोशिश लगातार कर रही है। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में यमुना नदी में तैरने के बाद 2 बच्चों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने मंगलवार को बताया कि वजीराबाद थाने को सोमवार को सोनिया विहार के पुस्ता नंबर 2 में हुई इस घटना की सूचना मिली और पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चों की पहचान राहुल और कार्तिक के रूप में की गई है। इन 2 बच्चों के साथ गए एक बच्चे हिमांशु को वहां पर मौजूद एक युवक ने बचाया। पुलिस ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और पुलिस ने फोन करने वाले पर संदीप कुमार का बयान दर्ज किया है और पुलिस को फोन करने वाले संदीप सोनिया विहार का निवासी था। पुलिस ने बताया कि एनडीआरएफ के जवान और बोट क्लब के सदस्य और प्राइवेट गोताखोरों के बचाव अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है। इससे पहले अगस्त में दक्षिण पूर्व दिल्ली में डीएनडी पुल के पास ग्रेटर नोएडा से मूर्ति विसर्जन के
आए 5 युवक नदी में डूब गए और पुलिस ने बचाव दल की मदद से सभी 5 लड़कों के शव को बरामद कर लिया था। बता दें कि दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश से यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों तो लोगों को घरों में पानी घुस गया है और उन्हें बचने के लिए फ्लाईओवर और रोड के किनारे सहारा लेना पड़ा। इस अचानक आई आपदा में कई लोगों के मवेशी डूब के मर गए हैं और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर 206 मीटर के ऊपर चला गया था। फिलहाल वक्त तो चले एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने आईएसएफ संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक हटाने की मांग की गई है और सीआईसी ने सीबीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी थी और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सोमवार को सीबीआई को चतुर्वेदी द्वारा दायर आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई 14 दिसंबर तय की गई है और चतुर्वेदी के वकील ने सीबीआई की ओर से दायर मुख्य याचिका पर भी जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा गया है कि सीबीआई को आरटीआई से पूरी तरह से छूट नहीं है और वो जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। ये मामला भ्रष्टाचार या मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित है। अवैध पटाखों का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए उत्तरी जिला एसटीएस ने लाहौरी गेट इलाके में बनाए गए गोदाम पर छापा मारकर 250 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और बता दें पकड़े गए आरोपियों की पहचान संतनगर करनाल हरियाणा निवासी ईशांत और ईशान के रूप में की गई है। आरोपी फारूक नगर और यूपी से पटाखे लाकर यहां स्टोर कर रहे थे। दिवाली पर इन पटाखों को मुंह मांगे दामों पर बेचने जाना था। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलासी ने बताया है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के निर्देश पर लोकल पुलिस लगातार अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले नजर रखे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जिले के एसटीएफ को सूचना मिली कि पीली कोठी लाहौरी गेट के पास गली में अवैध पटाखों का गोदाम बनाया हुआ है। पुलिस ने टीम बनाकर गोदाम पर छापा मारा। पुलिस ने यहां ईशांत और ईशान को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। आरोपियों ने बताया है कि पाबंदी की वजह से इन पटाखों की खासी डिमांड है और त्योहारों पर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में वो यूपी से पटाखे खरीद कर दिल्ली लाए थे। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो देश की सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करती रही हैं। विपक्ष ने उनकी जांच को हमेशा राजनीति से प्रेरित बताया है और इसके लिए सत्तारूढ़ दलों पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप भी लगाया है। लेकिन संभवतः ये पहली बार हो रहा है कि अब विपक्षी दलों ने भी सीबीआई और ईडी जांच को भूनना सीख लिया है और 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की सीबीआई से होने वाली पूछताछ के पहले आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है इसे सीधे गुजरात चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के पहले कांग्रेस ने भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों का उल्लंघन कर शराब व्यवसायों को अनुचित लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं कि नियमों का बदलाव करने के बदल में
व्यवसायों से आम आदमी पार्टी नेताओं ने अनुचित तरीकों से लाभ लिया, लेकिन इन आरोपियों में घिरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी जांच एजेंसी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि यदि जांच एजेंसियों का इसी तरह दुरुपयोग किया जाएगा तो इससे देश के विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे मानते हैं कि पूछताछ के पहले सिसोदिया ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी के समाधि स्थल का दर्शन किया और इसके बाद एक रोड शो करते हुए वो जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। हाई प्रोफाइल मामला होने के नाते पूरे दिन ये मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा और इसी तरह गुजरात ना जाकर भी सिसोदिया अपनी पार्टी के लिए वही प्रचार करते रहे जो वो गुजरात जाकर कर सकते थे। आम आदमी पार्टी ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई को ही प्रचार का माध्यम बना लिया। इस बार यमुना में छठ मनाने को लेकर संशय है। यमुना सफाई के मुद्दे पर एनजीटी के सख्त निर्देश इसके आड़े आ रहे हैं। मंगलवार को राजस्व विभाग की ओर से इस संशय से पर्दा उठाने की उम्मीद है और उधर दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने यह साफ कर दिया है कि नदी में उठने वाली झाग से बचने के लिए इस बार ओखला बैराज के नजदीक छठ पूजा घाट नहीं बनाए जाएंगे। राजस्व विभाग ने छठ घाटों को तैयार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम समेत बाकी सभी जिम्मेदार एजेंसियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी 11 जिलों को जिला अधिकारी को छठ पूजा उत्सव का आयोजन करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी डीएम अपने अपने जिलों में बनाए जाने वाले छठ पूजा घाटों की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। छठ पूजा घाटों पर साफ सफाई के साथ वहां शोष व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सभी एसडीएम संभालेंगे। जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में 2019 में बनाए गए अधिकृत छठ पूजा घाटों का दौरा करने और वहां की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट राजस्व विभाग को शीघ्र के साथ सौंपने के लिए कहा गया है। बता दें, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत की मंजूरी के बाद सभी छठ पूजा घाटों की लिस्ट जारी होगी। दिल्ली पुलिस, एमसीडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष के अलावा संबंधित एजेंसियों को छठ घाटों की लिस्ट पहले साझा की जाएगी। छठ पूजा घाटों पर कानूनी व्यवस्था का पालन करने वाले सहयोगियों के लिए महिला और पुलिस सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को छठ घाटों की मरम्मत कराने और दिल्ली जल बोर्ड को तालाबों में पानी भरने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बता दें कि एमसीडी के घाटों और उनके आसपास सफाई करने की जिम्मेदारी मिली है। निगम 30 और 31 अक्टूबर को छठ पूजा स्थलों पर सफाई कर्मियों की तैनाती करेगा और डीसीबी और निगम सामूहिक रूप से छठ घाटों पर मोबाइल टॉयलेट का इंतजाम करेंगे। पूजा स्थलों पर पार्किंग का इंतजाम होगा और साथ ही एमसीडी को भी करना होगा। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में शराब पीने के दौरान हुई गाली गलौज के बाद 2 युवकों ने अपने ही दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त लव महतो के रूप में की गई है। हत्या के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार भी कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मधुबनी बिहार निवासी धर्मेंद्र और सीतामढ़ी बिहार निवासी भीष्म के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। दक्षिण जिले की पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया है कि रविवार देर रात करीब 12 बजे उनकी टीम को सूचना मिली थी कि चिराग दिल्ली स्थित C3 के मकान की तीसरी मंजिल पर युवक को चाकू मार दिया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लव महतो को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक मकान मालिक ने बताया है कि करीब 11:30 पर उसने जीने पर शोर सुना और वो ऊपर की ओर गया तो देखा कि पड़ोसी युवक धर्मेंद्र और भीष्म छोटी पुलिया नाले की ओर मौके से फरार हो रहे थे। जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और घटना के कुछ ही देर बाद आरोपी धर्मेंद्र को चिराग दिल्ली से दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने बताया है कि भीष्म बिहार जाने के लिए रेलवे स्टेशन भागा है और फौरन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर अलग अलग टीमों को भेज दिया गया। तड़के भीष्म को भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दबोच लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो दक्षिण दिल्ली की कोठिया में घरेलू नौकर का काम करते हैं। लव महतो प्राइवेट नौकरी करता था। तीनों दोस्त थे। घटना वाले दिन लव ने शराब के नशे में उनको गाली दे दी थी और इसी वजह से उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।